श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो राजस्थान जीके के अंतर्गत अपना मेवाड़ राजवंश पूरा हो गया। भोइल वंश अपन पढ़ चुके हैं और अब नेक्स्ट राजवंश आज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम मारवाड़ का राठौड़ राजवंश स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुइलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में गुइलों का राज्य स्थापित हुआ था, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए तथा वर्तमान जोधपुर, बीकानेर, पाली, नागौर व बाड़मेर का भूभाग मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। ये सारे भूभाग मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी, जो जोधपुर के राठौड़ों के अधीन थे। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। राठौड़ किसकी संतान है? कुछ विद्वानों की मान्यता है कि हिरण्यकश्यप की संतान है। और जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसके अनुसार इन्हें राजा विश्वमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा गया है जोधपुर राज्य की ख्यात के अंतर्गत। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया। किसने बताया ये ब्राह्मण भल्लराव की संतान? तो ये दयालदास है। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि दयालदास ने राठौड़ों को किसकी संतान बताया? तो उन्होंने ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया। और दयालदास ने राठौड़ों को कौन से वंश से संबंधित माना? तो सूर्यवंशी माना। मूणोत नरसी मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज थे। मूणोत नरसी के अनुसार क्या है कि जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक है वह कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के वंशज थे। और कर्नल जेम्स टोड ने भी अपना मत दिया है इसमें, जो राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्होंने सूर्यवंशी माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक मत नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित अवश्य मानते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ प्रसिद्ध रहे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। राव सिया, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष। ये देखो क्वेश्चन मोस्ट है कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये मूल पुरुष कह दो या आदि पुरुष कह दो, तो ये राव सिया कहलाते थे। और इसे राव सिया कहलाते थे, जो कि कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। इनको कन्नौज के जो गहड़वाल वंश के शासक थे जयचंद, उनके वंशज माने जाते हैं। और उन्हीं के वंशज में कन्नौज के जो जयचंद गढ़वाल है उन्हीं के वंश में सेतराम जी हुए। सेतराम जी, और ये उन्हीं सेतराम जी के पुत्र थे। कौन थे? राव सिया सेतराम जी के पुत्र थे। और इन्होंने 1240 ईस्वी लगभग 13वीं शताब्दी में पाली क्षेत्र में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। तो इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना पाली क्षेत्र में कब की? ऐसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 1240 ईस्वी में की। और शताब्दी कौन सी है? तो 13वीं शताब्दी में पाली क्षेत्र में इन्होंने राठौड़ राजवंश की स्थापना की। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना तो कर दी, पर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने राठौड़ राजवंश की बस केवल इन्होंने स्थापना की, लेकिन उनको व्यवस्थित रूप ये नहीं दे पाए।
क्योंकि और भी कई काम थे, इन्होंने स्थापनाएं की थी, तो पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी थी इनको, तो इनको इतना समय नहीं मिल पाया कि इस वो राज्य को ऐसे व्यवस्थित कर पाते। और सिंहा की जो छतरी है वो B2 पाली में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? राव सिंहा की छतरी B2 पाली में। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन मोस्ट होते हैं क्योंकि ये छतरियाँ अक्सर पूछ ली जाती है। तो सिंहा की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो सिंहा की छतरी बनी हुई है B2 पाली में। राव आस्थान, राव आस्थान, तो राव आस्थान, राव सिंहा के बाद राव आस्थान हुए और 1291 में ये जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष करते हुए मारे गए। जलालुद्दीन के साथ संघर्ष में मारे गए। उसके बाद राव दुहड़ हुए। राव दुहड़ ये कर्नाटक से राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आया था तथा बाड़मेर के नगाना गांव में माता का मंदिर इन्होंने बनवाया था। तो देखो, इस मत से स्टूडेंट्स स्पष्ट होता है कि जो राष्ट्रकूट वंश था उनकी कुलदेवी भी नागणेची माता यानी वहाँ चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है। तो चक्रेश्वरी माता ही राष्ट्रकूटों की कुलदेवी थी। और राठौड़ों की कुलदेवी भी कौन है? नागणेची माता या चक्रेश्वरी माता। और जो कहाँ से लेके आए थे? कर्नाटक से। तो वही दक्षिण से इस मूर्ति को लेकर आए थे राव दुहड़ जी। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि जो राठौड़ है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित थे, क्योंकि कुलदेवी मुख्यतः एक ही वंशजों की होती है, एक वंश के होते हैं ना, उनकी एक ही कुलदेवी होती है। और राष्ट्रकूटों की कुलदेवी भी ये नागणेची माता, जिनको वहाँ चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है कर्नाटक में। तो राष्ट्रकूटों की कुलदेवी भी यही थी। और अपने जो राजस्थान में राठौड़ राजवंश है, उनकी कुलदेवी भी कौन है? नागणेची माता। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? नगाना गांव में बना हुआ है। कहा जाता है कि भाई इनकी मूर्ति जब वो लेके आए थे राव दुहड़ जी, तो मतलब देवी ने ऐसी मान्यता रखी थी कि मेरी मूर्ति को कहीं भी बीच में स्थापित नहीं, मतलब रखा नहीं जाए, नहीं तो मैं वहाँ से नहीं उठूंगी। और ये दुहड़ जी मूर्ति को लेकर आ रहे थे, और मूर्ति को लेकर आ रहे थे। तो जब ये बाड़मेर के नगाना गांव में पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, कोई कारणवश मूर्ति को नीचे रखना पड़ा। तो नगाना गांव बाड़मेर में इस मूर्ति को नीचे रख दिया। तो ये मूर्ति क्या है, वहाँ से फिर उठी नहीं किसी से भी। तो फिर इन्होंने इसका नागणेची माता का मंदिर वहीं बनवा दिया। और फिर नेक्स्ट नागणेची माता का मंदिर वहीं बनवा दिया। फिर नेक्स्ट शासक है राव मल्लिनाथ जी। इन्होंने मेवानगर बाड़मेर को राजधानी बनाया। तो मल्लिनाथ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेवानगर बाड़मेर को राठौड़ों के किस शासक ने राजधानी बनाया? तो राव मल्लिनाथ जी ने मेवानगर बाड़मेर को राजधानी बनाया। और बाड़मेर में अपने नाम पर ही मालानी गांव बसाया था। कौन सा गांव बसाया इन्होंने? बाड़मेर में मालानी गांव बसाया था। और ये मल्लिनाथ जी एक तरीके से संत बन गए थे, और इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध भी किया था। इसी के साथ आज अपने करंट जीके की क्लास पूरी हुई। कल मैं नए शासकों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी, और कल हम राव चुंडा से स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।